वीडियो में मैं आपको एक औषधीय एवं व्यावसायिक दृष्टि से सर्वाधिक महंगा औषधीय पौधा केसर के खेती के बारे में तथा केसर के औषधीय गुणों के बारे में बताऊंगा। यूँ तो केसर जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों का आदिवासी पौधा है, परंतु भारतीय लोग भी इसे प्राचीन काल से जानते थे। वैदिक साहित्य में इसका ज़्यादा विशेष उल्लेख नहीं मिलता है खेती के बारे में, लेकिन जो है इसकी विशेषताओं तथा उपयोगिता से पहले से परिचित थे। विभिन्न मांगलिक कार्यों हेतु इसका उपयोग प्राचीन काल से ही होता आया है। और केसर जो है इसका बॉटनिकल नेम जो है क्रोकस सटाइवस है। इसको कॉमनली सेफ्रॉन क्रोकस और ऑटम क्रोकस के नाम से जाना जाता है और इट बिलोंग्स टू द फैमिली इरेडेसी। यह इरेडेसी कुल का पादप है। और इसको जो है एक इसका बॉटनी ये है कि एक पेरेनियल, एक बहुवर्षीय शाक या हर्ब है जो कि मुख्यतः मेनली ग्रोन उगाया जाता है इन मेडिटेरियन यूरोप, वेस्टर्न एशिया, कश्मीर रीजन ऑफ द इंडिया। इसके अलावा ये जो है अभी भारतवर्ष में इसकी सफल खेती जम्मू कश्मीर के अलावा जम्मू कश्मीर पाम्पोर और किश्तवाड़ क्षेत्रों में मुख्यतः इसकी खेती होती है प्राचीन काल से। लेकिन उसके अलावा अब हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ राज्यों में भी, जैसे उत्तराखंड में चौबटिया और चंबा एरिया जो टिहरी का डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड के अंतर्गत, वहाँ पे भी इसकी अच्छी तरह से और जोशीमठ एरिया में सफलता से खेती की जा सकती है। केसर का जो है रासायनिक संगठन केसर में क्रोकिन नाम का एक रंगीन ग्लाइकोसाइड तथा पिक्रोनिन नाम का एक रंगीन तिक्त ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। इसमें 1% से 1.37 तक एक उड़नशील तेल तथा 8 to 13% तक एक स्थिर तेल पाया जाता है और इसकी भस्म में फास्फोरस तथा पोटेशियम पाए जाते हैं। केसर का जो है व्यावसायिक उपयोग बहुत ही प्राचीन काल से औषधीय एवं व्यावसायिक दृष्टि से, जैसे वस्त्र रंजन और फूड में जो है ये स्पाइसेस के रूप में खाद्य पदार्थों में, कई तरह के खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग होता है। जहाँ तक औषधीय जो है इसके उपयोग तो केसर का जो है प्रश्न है, तो आयुर्वेद एवं तिब्बती पद्धति में भी यह बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। पाचन संबंधी विकारों के निदान में केसर अनेक पाचन संबंधी विकारों के उपचार में उपयोगी पाया जाता है। अफरायुक्त पेट दर्द, उदर शूल की स्थिति में यह काफ़ी उपयोगी होता है। महिलाओं से संबंधित रोगों के निवारण हेतु यह, जैसे महिलाओं में जैसे ल्यूकोरिया, हिस्टीरिया, अनियमित मासिक धर्म आदि के निवारण में केसर काफ़ी लाभकारी होता है और इसके सेवन से मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द से भी राहत मिलती है। और इसके अलावा विभिन्न चर्म विकारों के उपचार में केसर काफ़ी विशेषता ऊपरी फोड़ी, फुंसी तथा चोटों पर इसका पेस्ट लगाने से राहत मिलती है। बच्चों के दस्त में भी, छोटे बच्चों के खासकर, और सिर दर्द तथा आधा सीसी के दर्द जो होता है उससे भी इसे घी में भून करके सूंघने से सर दर्द गायब हो जाता है और कायाकल्प करने वाला औषध भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केसर तथा संख्या को मिलाकर इसकी भस्म बना, शंख मतलब शंख जो होता है समुद्र से निकला, उसकी भस्म बना करके प्रयोग करने से व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। यानी कि 80 वर्ष का वृद्ध भी इसका प्रयोग करके एकदम युवा जैसा दिखने लगता है। और मधुमेह के उपचार में भी इसका उपयोग होता है। इसको यदि घी में कूटा हुआ केसर मधुमेह में काफ़ी लाभदायक होता है। और केसर की प्रमुख किस्में में से 3 प्रकार की केसर की चर्चा की गई है। एक काश्मीरी, यह भारतवर्ष के कश्मीर में उपलब्ध होता है तथा यह जो है सबसे उत्तम माना जाता है और यह रक्ताब तथा कमल के समान गंध वाला होता है। दूसरा वाल्हिकस होता है जो बल्कान देश के क्षेत्र में पाया जाता है और यह पांडुवर्ण यानी सफ़ेद तथा केवड़े जैसी गंध लिए होता है, लेकिन गुणवत्ता में मध्यम माना जाता है। फारसिक, यह फारस देश में उत्पन्न होता है और स्थूल पांडुवर्ण तथा मधु के समान गंध वाला होता है। तो ये गुणवत्ता की दृष्टि में थोड़ा निकृष्ट माना गया है।
फारसी वाला तीसरा वाला जो है केसर की किस्म। इस प्रकार केसर केवल औषधि एवं व्यवसायिक दृष्टि से ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है नहीं है, बल्कि भारतीय केसर के विश्व भर में उत्तम होने की वजह से भी इसके कृषिकरण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। केसर की कृषि तकनीक, केसर की खेती, इसके पौधों पर लगने वाले फूलों के स्त्री केसर भाग यानी योनि छत्र तथा स्टिग्मा जो होता है पार्ट्स फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में, जो कि लाल तथा नारंगी रंग का होता है, उसकी प्राप्ति हेतु की जाती है। और यह इस योनि क्षेत्र या जो रेड योनि क्षेत्र और स्टिग्मा जो पार्ट होता है, इसको कुमकुम अथवा केसर के, संस्कृत में इसको कुमकुम अथवा केसर भी यह कहलाता है, केसर के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि भारतवर्ष में अभी तक केसर की खेती जम्मू और कश्मीर के राज्यों में सीमित है, परंतु अन्य क्षेत्रों में भी इसकी खेती से संबंधित प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ इसकी खेती उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। जलवायु या केसर की खेती के लिए जो है ऐसे क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सके जो अपेक्षाकृत ठंडे हों, जहां अक्टूबर नवंबर के माह में तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हो तथा रात का तापमान 8 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक हो। और इसके अलावा 100 से ऐसे भी क्षेत्र जहाँ की वर्ष भर में 100 से 150 सेंटीमीटर तक की सुवितरित वर्षा होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी यह आसानी से उगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पंपोर एवं किश्तवाड़ जो इनमें कि एकदम से कहेंगे कि विंटर में जो है बर्फ़ भी आती है, ऐसे क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगता है। उत्तरांचल के रानीखेत और चमोली जिले के जोशीमठ एवं चमोली क्षेत्रों में एवं गढ़वाल तथा कुमाऊं क्षेत्रों में जो है यह उगाने की इसके लिए जो है कोशिश की जा रही है। और काफ़ी जगहों पे तो ये अच्छा जो है पैदावार भी देने लग गया है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के सोलन और कांडा घाट तथा कसौली क्षेत्रों एवं चंबा के जिले के खानी क्षेत्रों में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। ऐसी संभावना है कि वहाँ पे भी इसकी खेती लगाई जा सकती है। एक तो वर्षा का जहाँ पे कि 100 से 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा न हो, और क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी भराव नहीं होना चाहिए इसकी फसल के लिए, और आर्द्रता भी जो है बहुत ज़्यादा इसके लिए अच्छी चमकीली धूप तथा हल्की आर्द्रता चाहिए इसकी फसल के लिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे संभावना है कि इस जो बताया मैंने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में जो है इसकी खेती करना आसान है। उपयुक्त मिट्टी इसके लिए जो है एक तो ज़्यादा जल भराव वाली मिट्टियाँ इसके लिए उपयुक्त नहीं होती हैं, लेकिन ये जो है केसर जो है हल्की जो है भूमि में जिसमें कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त मात्रा हो, और जहाँ ना हो तो वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट के मिश्रण को जो है मिट्टी की इसकी कमी पूरा करने के लिए कैल्शियम की कर सकते हैं। बोरोन, भूमि में बोरोन की कमी भी नहीं होनी चाहिए। और ख़ासकर इसमें जो है मिट्टी जो है यथावत रेतीली दोमट मिट्टी में केसर की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। केसर का प्रवर्धन वानस्पतिक विधि से इसके घन कंदों यानी कि कॉम्ब से किया जाता है, और इन घन कंदों के ऊपर एक झिल्लीनुमा छिलका होता है। इन कंदों को क्षतिग्रस्त होने से भी बचाता है, और इस झिल्ली को उतारने पर इन घन कंदों के साथ काफ़ी मात्रा में लहसुन जैसे कलियाँ देखी जा सकते हैं। लहसुन जैसी कली होती हैं उसमें क्रोम में, और छोटे घन कंदों में तो 2 से 5 तक होते हैं तथा बड़े घन कंदों में लगभग 10 से 15 तक की हो सकती हैं। इन कलीयुक्त घन कंदों को आगे बिजाई हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है। मार्च माह तक ये जो है जनवरी माह तक इन घन कंदों में 2 या 3 पत्ते दिखाई देने लगे हैं। जब इनकी बिजाई कर देते हैं हम, तो इसमें जनवरी तक अगर जनवरी में माह तक जो है अगर मार्च महीने में ये करेंगे बिजाई घन कंदों का, कलीयुक्त घन कंदों की बिजाई की जाए, तो ये जो है जनवरी माह तक जनवरी माह तक इन्होंने घन कंदों में 2 या 3 पत्ते दिखाई देते हैं,
और नए घनकंदों के बन जाने के उपरांत पुराने घनकंद सूख जाते हैं। फिर मार्च माह तक ये नए घनकंद पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। तो इसकी भूमि की तैयारी के लिए जो है केसर के संदर्भ में भूमि की तैयारी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए 7-8 बार हल चला करके भूमि को अच्छी प्रकार से तैयारी की जा सकती है, खेत की तैयारी की जा सकती है, की जाती है। और तत्पश्चात इस भूमि में 4 से 5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर तथा कंपोस्ट खाद अच्छी प्रकार मिला दी जाए। खेत को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेने में के उपरांत खेत को अच्छी प्रकार से तैयार करने के उपरांत उसमें लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचे बेड्स बना लिए जाते हैं और 2 बेड्स के बीच लगभग 1.5 फीट की दूरी रखी जाती है ताकि निराई गुड़ाई एवं खरपतवार की सफाई आसानी से की जा सके। और इसके जो है बिजाई की विधि में केसर एक बहुवर्षीय फसल है। जैसा बताया कि पहले भी यह एक पेरेनियल क्रॉप है और यह एक बार लगा देने से के उपरांत लगभग 8 से 10 वर्ष तक इसकी अच्छी फसल ली जा सकती है। एक बार लगा दिया तो 8 से 10 वर्ष तक ये फसल चलती है। और मानसून आते ही जुलाई माह में इनकी घनकंदों की बिजाई की जाती है। जो घनकंद का बोने मानसून के सीजन, खासकर जुलाई महीने में इन घनकंदों की बिजाई या रुपाई करते समय एक घनकंद से दूसरे घनकंद की दूरी लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है तथा इन्हें मिट्टी से अच्छी प्रकार से ढक दिया जाता है और इससे कम दूरी लगाने पर फलन पर प्रभाव पड़ता है। और 1 एकड़ की बिजाई में कितने घनकंद लगेंगे इसके बारे में विभिन्न शोधकर्ताओं ने अलग अलग विचार दिए हैं। ये वेल्थ ऑफ इंडिया ने 1950 में बताया कि लगभग 20 क्विंटल घनकंदों की आवश्यकता बताई है। वहीं श्रीवास्तव तथा उनके साथियों ने श्रीवास्तव अदर्स जो रिसर्चर थे उन्होंने 1964 में उनका मानना है 1 एकड़ में बिजाई के लिए 11 से 12 क्विंटल घनकंद की आवश्यकता होती है। जबकि वर्तमान में अपनाई जा रही कृषि पद्धतियों का निष्कर्ष यह है कि 1.5 1 एकड़ में बिजाई के लिए लगने वाले 1.5 या 1.5 लाख जो है घनकंद छोटे साइज़ के अगर हों 1 से 5 1.5 to 2 सेंटीमीटर यदि डायमीटर के हैं तो इनका वज़न लगभग 5 से 7 कुंटल होगा। और यदि इनका जो है डायमीटर 2.5 से अधिक है तो इससे 7 से 12 कुंटल तक जो है 1 एकड़ में आवश्यकता होगी। तो वैसे उपयोगिता की दृष्टि से बड़े साइज वाले घनकंद लगाए जाने में लाभकारी होता है। पौधे का उगना तथा बढ़ना, इसमें रोपण के 15-20 दिनों के उपरांत जो है घनकंद फूलने लगते हैं तथा अगस्त माह में के मध्य में तक इनकी जड़ें बनने आरंभ हो जाती हैं। सितंबर माह तक इनमें कुछ पत्ते आ जाते हैं। तब पौधों के बढ़ने की स्थिति जनवरी माह तक बनी रहती है। फरवरी माह तक सारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं। और निराई गुड़ाई तथा खरपतवार का इसमें जो है सर्वाधिक फूल अक्टूबर के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह में आते हैं। और ये फूल पत्तों के बीच में से निकलते हैं तथा 1 घंटे के अंदर ही प्रफुल्लन की क्रिया संपूर्ण हो जाती है। और इस दौरान जो है निराई गुड़ाई तथा खरपतवार नियंत्रण का भी समय समय पर जो है आवश्यक होता है। तो अच्छी तरह से इस फसल की देखभाल करनी चाहिए और ख़ासकर जब 5 से 8 सेंटीमीटर की गहराई से जो है खुरपी से जो है इसकी गुड़ाई कर देनी चाहिए। ये जब खेत में जो है इसकी जो है प्रथम वर्ष में फूल आने से पूर्व ना इसकी अच्छी तरह 5 से 8 सेंटीमीटर की गहराई तक खुरपी से इसकी गुड़ाई कर देनी चाहिए। और इसके अलावा फिर 5-6 बार फसल की निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, मार्च, जून, जुलाई और सितंबर और दिसंबर माह में भी। और फिर सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई के संदर्भ में अलग अलग प्रचलन है। एक तरफ जहाँ जम्मू कश्मीर में यह वर्षा ऋतु तथा बर्फ़ की फसल के रूप में ली जाती है तथा वहीं स्पेन जो कि यूरोप की कंट्री है वहाँ पे भारी सिंचाई वाली फसल के रूप में इसका जो है कल्टीवेशन किया जाता है। इस संदर्भ में निष्कर्ष ये निकाले गए हैं कि व्यवस्थित है नियमित सिंचाई व्यवस्था फसल के उत्पादन पर पॉजिटिव प्रभाव डालता है, विशेष रूप से जब फसल पर फूल आ रहे हों तथा बेड्स पूरी तरह से सूख जाएं तो 5-6
दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई देना आवश्यक है। खाद एवं उर्वरकों की आवश्यकता 4 से 5 टन गोबर खाद, कंपोस्ट खाद की आवश्यकता प्रति एकड़ तो इसमें पड़ती है। इसके अलावा जो है इसमें 15 से 15 किलोग्राम करीब इसमें अलग अलग डोजों में जो है नाइट्रोजन एवं पोटास की जो है डोज फूलों की अच्छी फसल तथा घन कंदों के प्रकुणन की दृष्टि से उपयोगी पाया गया है। फिर इसमें पर जो है फसल की प्राप्तियां, केसर के पौधों में सितंबर से मध्य नवंबर तक महीनों में फूल आते हैं और कश्मीर में जहां इसके फूलों का प्रफुल्लन अक्टूबर के माह तक माह के तीसरे सप्ताह से लेकर मध्य नवंबर तक होता है, वहीं रानीखेत चौबटिया जो उत्तराखंड का पार्ट है कुमाऊं रीजन का, वहाँ पे जहाँ पे इसकी खेती होती है वो सितंबर के आखिरी दिनों से लेकर अक्टूबर के माह तक दूसरे सप्ताह तक इसके पौधों पर फूल आते हैं और प्राय 15 दिन की अवधि में फसल पर फूल आने की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। यह कार्य हाथ से फिर उसमें क्या चुनने के जो इन फूलों की चुनाई प्रातः काल में वो सूख जाने से के उपरांत तथा गर्मी के बढ़ने से पूर्व कर ली जाती है, यानी सुबह सुबह इनको करना पड़ता है। और यह घनकंद जब 8-10 वर्ष के हों तो अच्छी फसल देते हैं और इससे पहले जो है उसमें घनकंद में जो है ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं मिलती है, परंतु ज़्यादा क्षेत्र के लिए बीज सामग्री प्राप्त करने के उद्देश्य से मई जून में के अतिरिक्त घनकंद उखाड़ लिए जाते हैं। क्या नहीं, खेतों में भी इसके जो घनकंद जो है लगाए तो इसलिए मई जून में भी इसके घनकंद उखाड़े जा सकते हैं। फूलों को फिर सुखाना, केसर के फूल निकालने के बाद क्या करते हैं कि इनको इसके स्तर केसर को 3 से 5 दिन तक जो है छाया में रख करके अच्छी प्रकार से सुखा लिया जाए और फिर सुखा लेने के उपरांत केसर को अंधेरे स्थान पर बंद बोतलों में सूखा केसर को अंधेरे स्थान पर बोतलों में ठंडे तथा शुष्क स्थानों पर रखकर संग्रहित कर लिया जाता है, यानी स्टोरेज किया जाता है। फसल की प्राप्ति इसे जो है, हालांकि दूसरे देशों जैसे स्पेन आदि में हो रही खेती के परिणाम दर्शाते हैं कि वहाँ 1 एकड़ से 3.5 to 5 किलोग्राम माने 3.5 किलो से लेकर 5 किलोग्राम केसर की उपज प्राप्त होती है 1 एकड़ से, लेकिन भारत में इसकी उपज 2.5 से 3 किलोग्राम तक ही प्राप्त हो पाती है। इसके अलावा जो है इसमें 80 एक विभिन्न अध्ययनों के परिणाम बताते हैं कि 80 किलोग्राम ताज़े फूलों में से 5 किलोग्राम कच्चे स्त्री केसर प्राप्त होते हैं, जिनमें से 1 किलोग्राम सूखा केसर प्राप्त होता है। फिर ये कुछ आंकड़े हैं। फिर इस केसर की फसल से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां किसानों के लिए, केसर की फसल से प्राप्त होने वाली उपज इसमें से स्त्री केसर स्टिग्मा जो मुख्य केसर का पार्ट कुमकुम होता है, इसके अतिरिक्त जो है घन कंदों की प्राप्ति के रूप में भी होती है। एक तो मेन तो केसर तो है ही जो कि स्त्री केसर स्टिग्मा, उसके अलावा घन कंद जो कि बीज के लिए काम आते हैं, उससे भी किसान की जो है प्राप्तियाँ मिल सकते हैं। प्रायः बिजाई के प्रथम एवं दूसरे वर्ष में 1-1 किलोग्राम केसर तथा तीसरे वर्ष में 1.5 किलोग्राम केसर तथा चौथे वर्ष के उपरांत में 2 किलोग्राम तक केसर प्रति वर्ष प्रति एकड़ से प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रथम वर्ष में 1 क्विंटल के अतिरिक्त जो छोटा डाउटर जिनको बोलते हैं पुत्री घनकंद प्राप्त होते हैं और अगले वर्षों में प्रति वर्ष 1.5 क्विंटल तक घनकंद प्राप्त होने लगते हैं। ये जो है बीजाई के लिए काम आते हैं। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो चौथे वर्ष किसान को केसर की खेती से प्रति वर्ष 1,38,000 रुपये तक का शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाता है, जो कि आगामी 6-7 वर्षों तक प्रति वर्ष प्राप्त होता रहता है। और उसकी जो है खेती जो है यहाँ पे एक जरवाल उनियाल जी ने 2003 में एक किताब निकाली है, उसमें उन्होंने खेती के बारे में विस्तार से इसके बारे में लिखा है कि कितना उसमें आय व्यय का ब्यौरा सही दिया हुआ है कि यदि प्रथम वर्ष में हम बीज घनकंदों की लागत पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है 1.5 लाख, अगर मतलब 1.5 लाख आपको अगर घनकंद लेने हैं यानी अथवा 7 क्विंटल 7 क्विंटल जिसका वज़न होता है
तो उसकी कीमत होगी 3,50,000 की कॉस्ट पड़ेगी। और भूमि की तैयारी पे लगभग 1,500 रुपये खर्चा आएगा। इस तरह से बेड्स बनाने में और खाद और निराई गुड़ाई कुल मिला के 3,59,000 का जो है इसमें खर्चा होता है। और फिर हमें जो है प्रोडक्शन से केसर की बिक्री से जो आय, केसर का 1 किलोग्राम का जो है कीमत जो है 35,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। तो 1 किलोग्राम पहले साल में 35,000 रुपये उसको 1 किलोग्राम से मिला। फिर इसके अतिरिक्त तैयार हुए घनकंद, जो उसमें घनकंद क्रोम्स बनते हैं, उससे 50,000 का उसको उसमें मिलता है। तो किसान को 85,000 जो है का शुद्ध लाभ होता है। इतना प्राप्तियां होती हैं उसमें। तो इसमें लाभ में, शुद्ध लाभ में से उसको जो है यदि 3,59,000 का उसमें जो है आय व्यय खर्चा लगाया जाए तो उसको 2,74,000 का फिर भी उसमें जो है हानि है। मतलब हानि तो नहीं है, लेकिन अगले दूसरे तीसरे साल में वो जो है उसको फ़ायदा है, क्योंकि फिर दूसरे तीसरे साल में खेती पे भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता है और न ही उसको ज़्यादा बीज पे होता है। तो दूसरे साल में किसान को जो है लगभग लाभ हानि मिला करके 1,20,000 रुपये का फ़ायदा होता है। तृतीय वर्ष के उपरांत उसको जो है 1,38,000 रुपये का लाभ हो सकता है, और उसको लागत के बाद। तो इस तरह से किसान जो है 4 वर्षों की लागत एवं प्राप्तियां का प्रति एकड़ मैंने बताया। फर्स्ट ईयर में सबसे कम है, क्योंकि लगभग उसको जो है 85,000 तक ही उसको फ़ायदा होता है। दूसरे साल में उसको दूसरे वर्ष के बाद जो है उसको 1,20,000, और तीसरे साल के बाद जो है उसको जो है 1,38,000 तक का इसको फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह से किसान के लिए बड़ा सुनहरा मौका है, और वो अपने खेत में पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके इस फसल को लगाने के लिए प्रयास कर सकता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।